So hello everyone and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें एंड यूज़ द कोड SPLIVE। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि अगर आप IAS एग्ज़ाम दे रहे हैं या UPSC CSE प्रीलिम्स 2025 दे रहे हैं या बियॉन्ड दे रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग को हमें कैसे जो है रिड्यूस करना है। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 1/3 का नुकसान होता है। और जिस टाइप का कंपटीशन है क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई होता है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो 0.1 0.2 0.3 मार्क्स भी अगर किसी से अगर आपका अंतर होता है या अगर आप उसे ऐसे ही जाने देते हैं तो आप मान कर चलें कि आपके सिलेक्शन के चांसेस रिड्यूस जो है होते जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे देखिए अगर अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिस टाइप से कट ऑफ जा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इफ़ यू गो फॉर 2023, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 2023 2023 की अगर आप बात करें तो 2023 के अंदर जो कट ऑफ थी वो कितनी थी? इट वाज अराउंड 75 कट ऑफ गई थी। 2024 की भी अगर आप बात करेंगे तो कट ऑफ जो है वो 87 है, बट बिकॉज 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डिलीट हुए हैं, 3 क्वेश्चंस जो है क्या है वो आपके डिलीट हुए हैं, दे हैव बीन डिलीटेड। तो आप मानकर चलो ये कट ऑफ भी 85 के आसपास है, 85 के आसपास कट ऑफ है। 85 का मतलब क्या हुआ कि आपको एग्जैक्ट लगभग अराउंड वी कैन से 42 के आसपास 42 43 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। और यहाँ तो आप मानकर चलें कि अराउंड 37 38 क्वेश्चंस जो है सही करने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे जहाँ कट ऑफ जहाँ पे इतनी लो जा रही है, लो इन द सेंस कि कंपैरेटिवली लो जा रही है, उस स्थिति में अगर हम नेगेटिव मार्किंग करते हैं, अगर कंटिन्यूस बेसिस में अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जैसे जब 75 कट ऑफ गई थी तो बहुत सारों ने, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा खासा था, तो जब पेपर का लेवल अच्छा था खासा था तो लोगों ने 90 प्लस 95 प्लस ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद जो नेगेटिव हुआ, उस नेगेटिव की वजह से उनका स्कोर इससे नीचे चला गया। ओवरऑल वो स्कोर जो था उनका 90 टच कर गया था, बट उन्होंने इतना नेगेटिव किया कि वो स्कोर और नीचे चला गया। जब नीचे चला गया तो आप कट ऑफ के बाहर हो जाते हो। तो इस स्थिति को हमें भांपना पड़ेगा, और इस स्थिति को भांपना है तो ये देखना पड़ेगा, पहली चीज़ हमें मन के अंदर ये एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोसीड किया जाए कि हमें नेगेटिव मार्किंग कैसे रिड्यूस करना है। तो एक एक करके जो है सारी एक एक पॉइंट्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से समझना, जो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपके मन के अंदर ना ये जो अटेम्प्ट का खेल है ना, ये ध्यान रखना है। ये अटेम्प्ट का खेल, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप लोग ज़रूर से गो थ्रू होना। एक देखो, परसेप्शन बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा आपका परसेप्शन रहता है कि यार 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, और उस अटेम्प्ट इंक्रीज करने के चक्कर में आप नेगेटिव बहुत कर जाते हो। तो ये क्या रूल है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, कुछ ब्रीफ में पॉइंट्स अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इस पर एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर पड़ा है, तो आप लोग जरूर से उसको गो थ्रू हो जाना। लेकिन कुछ पॉइंट्स देखना है। पहली चीज़, आप एक फ्री नोशन लेकर ना जाएं कि मुझे 90 करना है, मुझे 95 अटेम्प्ट करना है। ये एक पॉइंट आपको अपने मन के अंदर लेकर नहीं जाना है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप अटेम्प्ट डिसाइड करें तो मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि हमेशा ये आप देखो कि जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं ना, जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल साइंस टेक, एनवायरनमेंट, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, या फिर अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक्स जैसे मैपिंग, और अगर इनके क्वेश्चन का प्रपोर्शन 40% के ऊपर है, 45% क्वेश्चंस अगर इस एरिया से आ रहे हैं, तो आप मान कर चलो, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लें कि इस केस में अभी जिस टाइप से ट्रेंड चल रहा है, कट ऑफ इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज बियॉन्ड 90। अगर नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन एरिया से क्वेश्चंस जो हैं, अगर 40 मतलब 100 में से 40 45 और 48 ऐसे क्वेश्चंस टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने मन को एकदम
एकदम मन को बोल देना है कि बहुत रैंडम गेसेस नहीं करने हैं। इसके अगर इसका अपोजिट होता है, अपोजिट में मतलब कि जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं, तो उस केस में फिर आपको चांसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। तो उस केस में अगर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स मतलब यही आपका पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं, ज्योग्राफी के एरिया से बेसिक्स से क्वेश्चंस बहुत अधिक हैं, उस केस में अगर बहुत अधिक क्वेश्चंस अगर आपके फ्रेम होते हैं, तो आप कह सकते हो कि अगर ट्रेडिशनल एरिया से काफ़ी अधिक क्वेश्चंस हैं, तो उस केस में भी जो है आपको फिर अटेम्प्ट के चांसेस जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांस जो है वो लेने पड़ेंगे। मतलब फिर आपको 85 प्लस या 90 तक जो है वो आपको रीच, 85 तो एटलीस्ट टच, 85 एटलीस्ट जो है वो आपको टच करना ही पड़ेगा। तो ये रूल आपको क्लैरिटी माइंड के अंदर एक बार पेपर को आपको पलट के देखना है कि यार क्वेश्चंस का प्रपोर्शन नॉन ट्रेडिशनल का कितना है और ट्रेडिशनल एस्पेक्ट का मतलब क्वेश्चंस का प्रपोर्शन किस टाइप से है, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल लगभग आपके क्वेश्चन 60 मतलब ये लगभग आप मानकर चलो कि ये लगभग 70% क्रॉस कर रहा है लगभग, अगर मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस अगर जैसे पहले के टाइम पे पेपर बनते थे, तो यहाँ पे आपके मन के अंदर इस अटेम्प्ट का क्लैरिटी सबसे ज़रूरी है। अगर आप इस क्लैरिटी के साथ जाओगे ना, सबसे ज़रूरी पॉइंट कि अगर आप अटेम्प्ट की क्लैरिटी के साथ जाओगे तो आप मानकर चले कभी भी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके नहीं आएंगे, और इससे आप काफ़ी अधिक यू कैन से कि अपना काफ़ी अधिक जो स्कोर है, मतलब स्कोर अगर आप जनरली अगर आपका स्कोर 80 टच कर रहा है तो वो आपका 80 मतलब 95 क्रॉस कर जाएगा या 100 टच कर सकता है, अगर आप राइट अटेम्प्ट का जो अप्रोच है उस राइट अटेम्प्ट के अप्रोच को सही से फॉलो करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए वो क्या है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें समझना है कि जो एक क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि हमें किन एरियाज़ में, फॉर एग्जांपल कि अगर चांस लेना है ना, अगर सपोज़ करो कि अगर हमें चांस लेना है, सपोज़ अगर आपको चांस लेना है तो चांस जो है किन क्वेश्चंस में लेना चाहिए, किन एरियाज़ में क्वेश्चंस पे जो है आपको चांस लेना चाहिए। देखो चांस लेने के जो एरियाज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चांस साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में लेने चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक है, जैसे अभी 2024 में असर्शन रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे और उसका बहुत ही सिंपल रूल है असर्शन रीजनिंग का, जो अगर आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो इनके कुछ सिंपल रूल्स हैं। जैसे मान लो सपोज करो कि एक स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 में अगर कोई फैक्ट मेंशन है, स्टेटमेंट 2 में अगर कोई फैक्ट मेंशनड है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, आप अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। कोई ना कोई स्टेटमेंट फिर जिसमें भी फैक्ट मतलब कोई न्यूमेरिकल ऐसा कुछ मेंशनड है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में क्या है वो स्टेटमेंट गलत होगा और आप इजीली अपने आंसर तक रीच कर जाएंगे। दूसरा, बिकॉज बीच में लगा दो, बीच में अगर आपने बिकॉज लगाया तो उस केस में भी आपको फ़ायदा क्या है कि आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 जो सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, अगर दोनों लॉजिकल हैं, बिकॉज लगा के आपको पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है। ये एक आ जाता है। कुछ वर्ड्स जैसे मान लो मोर है ये या मच मोर है, ऐसा कोई शब्द मेंशनड है, इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, ऐसे शब्द अगर किसी स्टेटमेंट में मेंशनड है तो वहाँ गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में आप उस स्टेटमेंट को गलत करके अपने आंसर रीच कर सकते हो। तो इससे अगर 8 क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस लॉजिक से लगभग 6+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे किन क्वेश्चंस में चांस लेना है। जैसे साइंस टेक का आप क्वेश्चंस ले लो, साइंस टेक में अगर पॉसिबिलिटी की बात हो, कहीं किसी क्वेश्चन में अगर सपोज कि बात कर रहे हैं मे जैसे शब्द मेंशनड है, या है ना मे है, हो सकता है, या कुछ जैसे मान लो सम ऐसा कुछ मेंशनड है, हाईलाइट किया जा रहा है, अगर कोई एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है तो वो स्टेटमेंट, अगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है तो वो गलत है। ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव स्टेटमेंट में ये टेक्नोलॉजी इस पर्पस के लिए यूज्ड नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ लिखा है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो आपको ये सब अगर रूल्स पता है तो आपको पता है कि साइंस टेक में आप चांस जो है वो आप ले सकते हो। कहाँ पे मैक्सिमम आपको चांस अवॉइड करना चाहिए? देखो मेनली जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आते हैं ना, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में आपको मतलब अगर आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो तब तो रीच करो। और अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब आपने कभी सुना ही नहीं है ना, लॉजिकल रीच कर पा रहे हो, और है ना, खास तौर से अगर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप बिल्कुल रीच नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप पॉलिटी की बात करें,
अगर आप पॉलिटी की बात करते हैं और बिल्कुल आपको क्लैरिटी नहीं है क्या है कि ये आर्टिकल इससे रिलेटेड है कि नहीं है, बिल्कुल, तो बहुत ही रैंडम गेसेस नहीं करना है। अगर आप मतलब अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करें तब तो आपको चांस लेना है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि जो आपके नेगेटिव होते हैं ना, इस ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में क्या है, बहुत अधिक आपके पढ़ते हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि आप पॉलिटी रोज़ पढ़ते हो, आप हिस्ट्री रोज़ पढ़ते हो, आप इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट पढ़ते रहते हो, आप ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट पढ़ते जाते हो, तो अंदर से इतनी इच्छा होती है कि इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन छोड़ो ही मत, और वो आप बहुत रैंडम गेसेस करते हो। जैसे मैपिंग के क्वेश्चंस हो गए, अगर आपको नहीं आइडिया है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो वहाँ पे आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको चांस लेना चाहिए। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर नेगेटिव के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, तो ये थोड़ा बैलेंस आपको करना है। तो ये क्लैरिटी आपको बहुत होना चाहिए कि अच्छा, मुझे अगर अटेम्प्ट करना है तो पहले जो मैं अटेम्प्ट जो भी करूँगा तो कितने होने चाहिए, वो आपको एक माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए जब पेपर आप देखें, पहले से नहीं, जब आप पेपर देखें 1-2 मिनट के अंदर। दूसरा, चांस किन किन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस में लेने हैं वो बहुत अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए, उसका बेसिस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो मेजर पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप अपने नेगेटिव मार्किंग को कहीं मतलब काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट जैसा आपको ध्यान में रखना है कि मन के अंदर ये कट ऑफ का एक जो फियर है ना, कट ऑफ की बात अगर करते हैं, ये बहुत आपके मन के अंदर आती है। ठीक है, कट ऑफ, अरे क्योंकि जब आप पेपर उठाओगे ना, जैसे ही पेपर आप उठाओगे तो पेपर को देखते ही, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जब भी पेपर देखोगे तो आपको पहले इजी लगेगा वो, है ना। ये तो जब स्कोर रिड्यूस होता है, जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो, 2-4 दिन बीत जाते हैं उसके बाद, तो ये गलती नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको जो अटेम्प्ट का बात बताया है, आपको सिर्फ एक पॉइंट माइंड के अंदर रखना है। ऐसा इजी माइंड में नहीं बिठाना कि यार इजी है, कट ऑफ हाई जाएगी, इस चक्कर में आप खूब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो है वो शुरू करते हो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और भी ध्यान रखना है कि आप पेपर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये ज़रूरी है। अगर आप पेपर का मैनेजमेंट सही से कर लेंगे ना, तो उस केस में आपको बेनिफिट, इसका सबसे ज़रूरी बेनिफिट ये हो जाता है। ठीक है, पेपर का मैनेजमेंट अगर आप सही से कर लेते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी बेनिफिट इसका ये हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप जल्द से मतलब आपको ऐसा क्लैरिटी रहता है कि अच्छा, इस टाइम पे मुझे इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं और फिर इस समय गोले भर लेने हैं, तो उसमें फिर आपकी गलत होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला आप पेपर पर, जैसे आपके पास पेपर आया, पेपर आने के बाद आप फटाक से देखो कि सपोज आप पॉलिटी में बहुत अच्छे हो, तो पॉलिटी क्वेश्चन एक साथ है, उनको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो जिन एरियाज़ में आप अच्छे हो, पहले वहाँ से शुरुआत आपको करनी है। तो जब जहाँ से अच्छे हो वहाँ से अगर आप शुरुआत करोगे तो इसका बेनिफिट आपको क्या है, जैसे अगर आप इफ़ यू आर गुड, अगर आप बहुत अच्छे हो पॉलिटी में, आप साइंस टेक, जहाँ से भी आप जिस सब्जेक्ट्स में बेटर, वहाँ से स्टार्ट करोगे, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनसे आप शुरुआत करोगे, तो आप देखोगे आगे क्वेश्चंस में भी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता जाएगा। तो पहले बार में जो जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे टिक करते जाओ, जो आते हैं जिसमें डाउट है उस पर स्टार लगाते जाओ, जहाँ पे बिल्कुल आता नहीं है वहाँ पे गोला मारते आगे बढ़ते जाओ। जब एक बार पूरे 100 क्वेश्चन गो थ्रू हो गए, तो जहाँ पे टिक लगाया है वहाँ पे फिर आप पूरा OMR भरो। OMR सारा भरने के बाद ये लगभग 40 मिनट लग जाता है। फिर आपको क्या करना है, एस्ट्रिक मतलब जो आपने डाउटफुल रखा है उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है पैरेलली, और अपने गोले भरते जाना है। फिर लास्ट 15-20 मिनट्स में जहाँ पे आपने क्रॉस ये जो गोला बना रखा है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो अगर आपको पेपर मैनेजमेंट की क्लैरिटी है, तो उस केस में भी आप मानकर चलो कि आप 2-3-4 क्वेश्चंस बचा लोगे। अदरवाइज आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप फिर काफ़ी नेगेटिव मार्किंग कर सकते हो। तो ये रूल आपको याद रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप OMR जब फिल करें, ये OMR फिल कर रहे हैं या अटेंडेंस लिस्ट फिल कर रहे हैं, तो इसमें ना, इसको फिल करते समय पैनिक नहीं करना है। अगर आप इसमें पैनिक कर गए और एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई ना, दिमाग में यही चलता जाएगा, यार मेरा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा पेपर रिजेक्ट होगा, और इस सोच के चक्कर में व्हाट विल हैपन, आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग आप नेगेटिव मार्किंग जो है वो करते जाओगे, गलती करने के चांस, क्योंकि आप पूरा फोकस्ड नहीं हो तो गलती के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ये बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, एक और चीज़ आप ध्यान में रखें कि जैसे क्या होता है कि जैसे आप क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है, उस केस में कई बार आपका एकदम ब्रेन जो है ना, एकदम थोड़ा सा ब्लॉक सा हो जाता है, यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा पैनिक सा माइंड के अंदर होता है। ऐसी जब भी स्थिति हो, थोड़ा सा डीप ब्रीथ लो, हल्का सा
3-4 सेकंड के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करो, ऐसा वहाँ सोने नहीं लग जाना कि खराटे मार रहे हो, मतलब थोड़ा सा 3-4-5 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज करो, फिर थोड़ा सा आप जो है दोबारा से उन क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। तो इससे भी आप देखोगे कि जो आपका कंसंट्रेशन का लेवल है वो बढ़ेगा। कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ेगा तो नेगेटिव मार्किंग भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लोगे। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यही नेगेटिव मार्किंग में ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप जो है कोई एक तरीके से आप कोई रट के जा रहे हो और वहाँ पे आपको रटा हुआ करना है। वहाँ पे पूरी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका फोकस, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, हर चीज़ का टेस्ट हो रहा है। तो जब हर चीज़ का टेस्ट हो रहा है तो उस स्थिति में आपको माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर माइंड बहुत अच्छे से क्लियर है तो उस केस में आप अच्छा परफॉर्म ज़रूर से करेंगे। और आपको पता है हर इन बातों का जो अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये उन्हीं पर ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो अप्लाई होता है जिन्होंने कंटिन्यूस बेसिस में एग्ज़ाम को सीरियसली दिया हुआ है। और एग्ज़ाम को अगर आपने सीरियसली दिया हुआ है पहले, और या फिर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, या आपका पहली बार आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आप मान कर चलें कि आप इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो रिड्यूस होगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि एक एक मार्क्स पे बहुत कंपटीशन है। एक एक मार्क्स में आप अगर देखोगे कि अगर आप कट ऑफ के पास हो तो वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स आप पीछे हो सकते हो। तो हर एक मार्क्स, हर एक पॉइंट में भी मार्क्स को आप ऐसा छोड़ नहीं सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो OMR फिलिंग भी बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इससे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। गलत OMR भरोगे तो क्वेश्चन गलत, नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इन बातों को बहुत ध्यान लेके और बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो उसके बारे में जो है वो होनी चाहिए। एक और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सो अगर आप देखो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, ज़रूर से जुड़ें। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। कौन सा टीचर किस लेवल का पढ़ाते हैं, सभी का वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी 60% ऑफ है। तो आप देखो जैसे इस चैनल पे है, और भी अनअकैडमी के चैनल्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे जो तो टॉप एजुकेटर्स हैं जो क्लास लेते हैं आपके है ना अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो आप यूट्यूब में हज़ारों उनके वीडियोस है, उससे आपको आप जज कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, कंटेंट का लेवल किस तरीके से होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि इस तैयारी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है कंटेंट। अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा कंटेंट वो भी अफोर्डेबल पार्ट में जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के लिए आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी 60% ऑफ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू हैं, कोड यूज़ करें SPLIVE और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करें। तो ये ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि काफ़ी सारे जो हैं, जैसे आप अगर ये भी देखें कि जो बैच है, आरंभ बैच है, बाइलिंगुअल है, बैच आपको हिंदी में है, बैच आपको इंग्लिश में है, काफ़ी सारे बैचेस भी हैं। उसके अलावा देखेंगे टॉपर्स बहुत सारे हैं जो अनअकैडमी से सेलेक्ट हो, मतलब सब घर बैठे तैयारी हो रही है। अच्छा कंटेंट है वो घर बैठे भी हो रहा है। आप कहीं जाते हैं, ऑफलाइन के अंदर बैठते हैं, वहाँ पे आप सोचे पहले तो आपको यही नहीं पता पढ़ाएगा कौन, दूसरा आपको यही आइडिया नहीं है कि कोर्स कंप्लीट कब होगा, कितना कंटेंट कवर हो रहा है। यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा उसका पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा। कंटेंट आप देख सकते हैं, आप कभी भी उस इशू को रेस करते हैं, अरे ये टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है। और दूसरा 2 वे कम्युनिकेशन होता है। 2 वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि टीचर आपसे बात कर सकते हैं, आप टीचर से बात कर सकते हैं, उस पर ऑप्शन होता है। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, अपनी तैयारी को बेटर करें और आगे बढ़ें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।